बच्चों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन जो एक्सपेरिमेंट में क्या था, क्या कंक्लूजन था, वो पिछली क्लास में मैंने बताया। उसके बाद एनसीईआरटी में क्या किया ना, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बताया। पर रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को समझने के लिए हमको और भी कई चीजों को जानना और समझना जरूरी है। तो पहले हम उन चीजों को समझेंगे, फिर हम लोग रदरफोर्ड के ड्रॉबैक में आएंगे। रदरफोर्ड मॉडल क्या है मैं आपको बता चुका हूं, पर रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या है उसको समझने के लिए हमको कुछ चीजों को जानना जरूरी है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस टाइप का होता है, ये पूरा अपने को समझना पड़ेगा। तब जाके फिर हम लोग रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक को समझ पाएंगे। बोलने के लिए तो मैं बोल दूंगा पर आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा इमिशन स्पेक्ट्रा, या मैं बोलूंगा लाइट एमिट करता है तो कंटिन्यूअसली लाइट एमिट करता है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तब अपने को यही नहीं मालूम है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपको क्या समझ में आए, ठीक। तो इन सब चीजों को समझने के लिए आपको और कई चीजें समझना पड़ेगा। तो ड्रॉबैक मैं आपको रदरफोर्ड का भी नहीं बता रहा हूं, उसको समझने के लिए जो टर्म्स हैं वो पहले हम क्लियर करेंगे, तब जाके हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जो एनसीईआरटी में और दी हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, कल की जो क्लास होगी वो कॉम्पिटिटिव लेवल की क्लास होगी। जो पिछले चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के करेंगे, जो स्कूल के काम के नहीं है, ठीक है। तो वो कल की जो क्लास रहेगी वो केवल उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें मैं कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस, नॉर्मलिटी, मोलरिटी के जो पिछले चैप्टर के हैं वो करवाऊंगा। और मंडे टू सैटरडे हमारी जो रेगुलर क्लास चलती रहेगी वो चलेगी, ठीक है। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर मंडे को होगा, कल एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास नहीं होगी, ठीक है। अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, सुनिए। उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें जो हैं जो आपको पहले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस या इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is equal to number of electron in neutral atom, number of electrons in neutral atoms। ये एक चीज है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है, मान लीजिए सोडियम की बात कर रहे हैं, तो उसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए क्लोरीन की बात करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर होता है, वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके, जानते हुए, पर उसमें बताने का था, इसमें बताया। दूसरी चीज जो है उसमें वो है मास नंबर। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये मास नंबर होता है। उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटम के मास के लिए दो पार्टिकल जिम्मेदार होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनका सम क्या कहलाएगा? मास नंबर कहलाता है, ठीक है। और एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास जो रहता है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये मैं पिछले चैप्टर में डिटेल बता चुका हूं, इसलिए केवल यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको जो पिछले चैप्टर का वीडियोस जब मिलेंगे उसमें सब चीज डिटेल और पता चल जाएगी, है ना। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये मास नंबर हो गया, ये एटॉमिक मास। मास नंबर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का सम मास नंबर कहलाता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास का सम एटॉमिक मास है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का सम मास नंबर और मास का सम एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो ये एक 3 चीज हो गई। उसके बाद एक छोटी सी चीज और है जो पहले पढ़ चुके हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। ये फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, तो चूंकि मैं फर्स्ट चैप्टर में आपको बता चुका हूं इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में इस चैप्टर में भी आइसोटोप, आइसोबार दिया हुआ है ना, और आप जानते भी हैं। तो आइसोटोप और आइसोबार को मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, पिछले चैप्टर के वीडियो में आप पढ़े। मैं ओरली बोल देता हूँ। आइसोटोप का मतलब क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, उसको आइसोटोप बोलते हैं। और आइसोबार मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोबार मतलब जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर
सेम है उसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं। चलो बता ही दे रहा हूं। आइसोटोप क्या है? एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट, इनको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। एग्जाम्पल ये, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर इनका डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, आइसोटोप हो गया। और आइसोबार क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर सेम। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर 14, 15, 16, सॉरी आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 18, 19, 20, ये सब का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर डिफरेंट रहेगा तो ये आइसोटोप है। ऊपर में मास नंबर रहता है, नीचे में एटॉमिक नंबर रहता है। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर सेम रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार मतलब भार याद रखने के लिए, जिसका भार समान है, लगभग समान है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार। ठीक है, तो ये सब तो ऐसी चीजें। अब जो मैं आपको बताने, जनरल नॉलेज वाली चीजें हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है। लेकिन वो क्या होता है, बेसिक हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके नाम से हमको टॉपिक को समझने में दिक्कत होती है। ध्यान से आप समझेंगे। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ये तो बच्चों को खेल था, जो शायद आप छोटी क्लासेस में भी पढ़े थे। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। सबसे पहला है वेवलेंथ। ठीक, वेवलेंथ सबसे पहली चीज है। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। सॉरी, किसी वेव में इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ट्रफ, और इसको बोलते हैं क्रेस्ट। ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। ठीक, तो किसी वेव में दो सब्सिक्वेंट क्रेस्ट, ये ट्रफ हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, तो दो सब्सिक्वेंट, ये ट्रफ और ये क्रेस्ट, दो सब्सिक्वेंट क्रेस्ट या दो सब्सिक्वेंट ट्रफ के बीच का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ। किसी वेव में दो सब्सिक्वेंट क्रेस्ट या दो सब्सिक्वेंट ट्रफ का बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो नॉर्मली छोटा यूनिट यूज होता है। तो जैसे मान लीजिए यूज हो गया पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻9 मीटर। तो ये नॉर्मली ये यूनिट्स यूज होते हैं वेवलेंथ के लिए। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटा होता है इसलिए नॉर्मली ये यूज होता है। तो ये वेवलेंथ हो गया, दो सब्सिक्वेंट क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। अगली चीज आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके बनता है एक साइकिल। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी साइकिल पास होती है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी नॉर्मली हर्ट्ज में लिखी जाती है, जैसे 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग बोलते हैं 10 Hz, है ना। तो 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाएगा 10 साइकिल पर सेकेंड। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक साइकिल बना, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में जितनी साइकिल पास होती है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में जितनी साइकिल पास होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं बोला फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से 10 साइकिल पास होगी, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, फिर बारी आती है वेलोसिटी। वेव की वेलोसिटी और आगे जो वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं।